आधा घंटा में तो हम लोग यूटोपियन समाजवाद कल पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्क्सवादी समाजवाद। इसको वैज्ञानिक समाजवाद भी बोलते हैं, यानी कि साइंटिफिक सोशलिज्म। देखो, मार्क्सवादी समाजवाद क्या है? जो यूटोपियन समाजवाद के बाद आया। ये लोग आरंभ में समाजवाद फैलाने का प्रसार किया, अपना विचार दिया। यही लोग सबसे पहले उजागर किया कि पूंजीपति यानी कि उद्योगपति और श्रमिक के बीच में जो समस्या क्या है, लेकिन उसका निदान नहीं कर पाया। बोला कि मिल के रहो। जबकि दो बर्तन जहाँ पर रहेगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी खटखटाएगी नहीं? बिल्कुल खटखटाएगा। तो ये अपना नया समाजवाद का विचार देंगे। ये अपना मार्क्सवादी पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कार्ल मार्क्स, जिनको आदिम समाजवाद का जनक बोला जाता है, और फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों जर्मनी के थे। इन्हीं दोनों के विचार से प्रभावित होगा रूस, और रूस में फिर आएगा पालखनेव, फिर आएगा लेनिन, स्टॉलिन, ट्रॉयस्टी। ये सब बहुत सारा नेता आएगा जो रूस में क्रांति करेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तुमको कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स, इनको आधुनिक समाजवाद का जनक बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 1818 में 5 मई को जर्मनी के कहाँ पे? राइन प्रांत में, ट्रियर नगर में इनका जन्म हुआ था। यहूदी परिवार में। पिता इनके कौन थे? हेनरी मार्क्स, जो कि वकील थे। विवाह हुआ था जैनी से, महिला मित्र से। बचपन की थी। गुरु कौन थे इनके? हीगेल। बहुत बार पुस्तक, गुरु इनके कौन थे? हीगेल। मार्क्स अपना विधि का विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण किया कहाँ से? बॉन विश्वविद्यालय से। फिर कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय। हीगेल के विचार से भी प्रभावित थे, और जो मॉन्टेस्क्यू और रूसो पढ़ाए थे उनके विचार से प्रभावित थे। बंद कर देना यार गैस। फिर इनका मित्र कौन था? फ्रेडरिक एंगल्स। ये भी जर्मनी का था, और ये दोनों मिलके ही बहुत सारा काम करेंगे साथ में। ठीक है, उसके बाद देखो, सबसे पहले ना साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया ये कार्ल मार्क्स। सबसे पहला काम क्या किया? साम्यवादी घोषणा पत्र, मतलब कि कॉम्युनलिज्म। घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है? घोषणा का इंग्लिश याद नहीं आ रहा। कॉम्युनलिज्म घोषणा पत्र, अनाउंसमेंट नहीं से कुछ होता है, वो जारी किया कब? 1848 में। देखो तो कौन है? कॉम्युनलिज्म घोषणा पत्र। सबसे पहले क्या हुआ ना कि 1848 में जो कार्ल मार्क्स हैं वह फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलके, अपने दोस्त के साथ मिलके क्या किया? साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। इसी में अपना विचार को दिया था। इस कारण इसको आधुनिक समाजवाद का जनक बोलते हैं। ठीक है, तो 1848 में जारी किया था साम्यवादी घोषणा पत्र, कार्ल मार्क्स अपने फ्रेंड एंगल्स के साथ मिलके। ठीक है, अब इनके कुछ विचार और बुक को देखते हैं कार्ल मार्क्स को। ये बहुत सारा बुक लिखे थे कार्ल मार्क्स। इसमें से तुमको 2 ही बुक याद रखना है। ठीक है, बाकी 3 वो बुक ऐसे ही है। बुक रिटन बाय कार्ल मार्क्स 1867 में डास कैपिटल नाम का बुक लिखे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भाई ये। इसको बोला जाता है समाजवादियों का बाइबल बोला जाता है इसको, इस बुक को। ये कार्ल मार्क्स लिखे थे सिर्फ। ठीक है, दास कैपिटल मतलब उसमें बताया था कि दास और पूंजीपति के बीच का रिश्ता। फिर ये बुक है और इम्पोर्टेंट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये भी लिखा था कार्ल मार्क्स प्लस अपने दोस्त के साथ मिलके, एंगल्स के साथ मिलके। फिर ये 3 बुक है, ये कार्ल मार्क्स लिखा। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, इसमें गरीबी के बारे में बताया। फिर वेज, लेबर एंड कैपिटल। वेज मतलब होता है वेतन, लेबर मतलब होता है मजदूर, कैपिटल मतलब पूंजीपति लोग हैं। तो इन तीनों का रिश्ता बताया। फिर द 18 परमराइड ऑफ लुइस बोनापार्ट, ये भी लिखा था कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये सब कार्ल मार्क्स का बुक है। अब यहाँ पे देखो, मार्क्सवादी अगर सिद्धांत क्या करता है, किसी भी आदमी को समझना है, गांधी को समझना है, किसी को भी समझना है, तो हम लोग सिद्धांत उनका जानते हैं। फिलॉसफी आखिर बोलना क्या चीज़ चाहते थे, इसका बहुत सारे सिद्धांत है। इसमें से 2 ही सिद्धांत को बताएंगे मेनली। ठीक है, मार्क्स का सिद्धांत सबसे पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसको बोलते हैं हम लोग डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। तब मार्क्स और एंगल्स ये दोनों मिल कर दिए थे। पूछेगा ये सिद्धांत कौन दिया था, तो बोलना मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये भी मार्क्स दिए। फिर इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या, मेटेरियलिस्टिक मतलब कि व्याख्या, एक्सप्लेनेशन कौन दिए थे हिस्ट्री का, तो ये कार्ल मार्क्स ही दिए थे। फिर मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये भी यही दिए थे। फिर 5वां, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना, ये कौन दिए थे, ये भी कार्ल मार्क्स दिए थे। एक एक करके आते हैं सबसे। ठीक है, एक एक करके आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं
इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। पूछेगा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या यानी कि हिस्ट्री का मटेरियलिज्म एक्सप्लेनेशन कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये मतलब बोलते हैं ना कि देखो तुम लोग जो इतिहास पढ़ता है इतिहास क्या है, उसी का व्याख्या करते हैं। ये बोलते हैं मार्क्स के अनुसार इतिहास क्या है, तो मार्क्स के अनुसार इतिहास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने के लिए दो वर्गों के मध्य चल रहा निरंतर वर्ग संघर्ष की कहानी है। मतलब कह रहा है मार्क्स, देखिए ये कोई चीज़ मान लो कि ये उत्पादन करने वाला चीज़ है, मशीन है मान लो, तो इस पर एक दो वर्ग क्या कर रहा है? संघर्ष। इस दोनों वर्ग इस पर कब्जा करने का चाहता है। ठीक है, दो वर्ग हैं, एक है मान लो पूंजीपति वर्ग और एक है मजदूर। तो मजदूर चाहेगा कि जो उत्पादन का साधन है ना, मशीन हो जमीन हो, इस पर मेरा अधिकार हो जाए। पूंजीपति चाहेगा कि मेरा अधिकार हो जाए। बस यही इतिहास है। तो लोग पूछा कि कैसे, तो बोला इस इतिहास का 6 चरण बताया था कार्ल मार्क्स। कितना बताया था? 6 चरण बोला था मार्क्स 6 चरण है इतिहास का। तो ठीक है, इसमें से 5 चरण अभी तक आ चुका है। अच्छा, छठा चरण आएगा सबसे आखिरी में, साम्यवादी युग, कॉम्युनलिज्म युग। और इसी युग में क्या होगा? क्रांति होगा, खून होगा, एक दूसरे का वर्ग संघर्ष होगा। पहला रशिया में पहला जो था पूरी दुनिया में, यूरोप में हाँ मतलब पूरे दुनिया में पहला जो है बताया कि आदिम साम्यवाद यानी कि एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनलिज्म। इसमें बोला ना, तो एक तरफ लिखा है चरण, 6 चरण बताया ना कार्ल मार्क्स, तो एक तरफ लिखा है चरण, एक तरफ लिखा है समाज, एक तरफ लिखा है वर्ग। ठीक है, पहला बोला आदिम साम्यवाद मतलब एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनलिज्म। इसमें बोला ना इस समय समाज कैसा था? इस युग में समाज था शिकारी लोग। ठीक है ना, तो वर्ग कौन था? तो इसमें कोई वर्ग नहीं था। शिकारी लोग का क्या वर्ग? जहाँ से मन किया पेड़ से तोड़ लिया, चिकन के खा लिया है मार के। तो उस समय कुछ वर्ग संघर्ष नहीं था। फिर आया प्राचीन समय, इसी को बोला है दास्ता युग, इसमें इसी को बोला स्लेव एज। इस समय समाज कौन था? तो इस समय समाज दो था, एक तो लोग था जो कृषि करता था और एक कौन लोग था? पशुपालन करता था। ठीक है, इस समय वर्ग कौन था? तो इसी समय आ गया एक स्वामी, एक आ गया दास। जो कृषि करता था तो वो था दास, लेकिन जिसके पास लैंड था, जिसके पास लैंड था, 6 चरण है। ठीक है, उसमें से अभी क्या थे हम लोग? तो ये वाला प्राचीन युग में, तो ये बोला कि दास्ता युग है, स्लेव एज है। इसमें बताओ जिसके पास ज़मीन होगा तो क्या करेगा? ज़मीन का मालिक हो जाएगा। जिसके पास ज़मीन नहीं होगा तो क्या करेगा? कृषि करेगा। तो एक तरीके से रिलेशन क्या बन जाएगा? स्वामी और दास वाला। जो ज़मीन होगा स्वामी बन जाएगा, जिसके पास ज़मीन नहीं होगा वो दास बन जाएगा। फिर आएगा सामंती युग। इसी में कौन आएगा? सामंतवादी लोग। सामंतवादी मतलब क्या है? हो सकता है ज़मीन होते होते किसी के पास बहुत ज़मीन हो जाए, तो राजा के बाद उसका नंबर आ जाएगा, तो वर्ग संघर्ष होना स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? फिर आया पूंजीपति युग, पूंजीवादी युग, कैपिटलिस्ट एज। अब जब बहुत ज़मीन हो गया तब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उद्योग लगाएगा, बिजनेस करेगा, औद्योगिकरण करेगा। इसमें क्या आएगा? दो वर्ग आएगा, सर्वहारा, एक बुर्जुआ वर्ग। सर्वहारा मतलब वही मजदूर वर्ग, बुर्जुआ मतलब कि जो जिसके पास पैसा होगा। वर्ग संघर्ष स्टार्ट हो रहा है, हो ही गया वर्ग संघर्ष स्टार्ट। फिर आएगा समाजवादी युग 5वां नंबर में, जिसको बोलते हैं सोशलिज्म है। इसमें क्या है कि समाज सर्वहारा। इसमें क्या है मतलब कि जब ये हो गया तब क्रांति होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सोशलिज्म आएगा जब समाज में, तब कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई राज्य नहीं है। ठीक है ना, समान समाज है। अब इसमें क्या है? सभी लोग समान हैं। लेकिन बोला कि अब छठा चरण अभी आया नहीं, लेकिन छठा चरण आएगा। अभी तक यही चरण आया है। भविष्यवाणी ऐसी फिलोसफर लोग ऐसे ही बात करते हैं ना। छठा चरण आएगा साम्यवादी युग। ठीक है ना, मार्क्स के अनुसार साम्यवादी युग ही भविष्य का समाज है। अब जब भविष्य में होगा तो साम्यवादी युग होगा। इसमें और बढ़िया हो जाए, कम्युनिज्म से भी, समाजवाद से भी बढ़िया स्थिति आ जाएगा साम्यवादी युग में। ठीक है, तो ये समझाना स्टार्ट किए कि समाज जो है हमारा पहले किस तरीके से वर्ग संघर्ष होते होते यही इतिहास का कहानी है। जो इतिहास आज देख रहे हैं वर्ग संघर्ष का कहानी है। इतना दिमाग नहीं लगाना है। तुमसे पूछेगा मैक्सिमम ये पूछ सकता है कि इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या किसने किया? तो मार्क्स ने। हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन इतिहास का किसने किया? फिर से कितना चरण बताया था इतिहास का? 6। 5 आ चुका है, सबसे आखिरी में कौन आने वाला है? साम्यवादी, कम्युनलिज्म। ठीक है, एक लाइन से कौन कौन है? पहला आया आदिम साम्यवादी,
फिर प्राचीन समाज इसको दास्ता बोलते हैं, फिर सामंती, फिर पूंजीपति लोग आए, फिर समाजवाद, फिर साम्यवादी। ठीक है। साम्यवादी में क्या बताना चाह रहा है कि क्या होगा? साम्यवादी में यही बताना चाह रहा है कि ये कि सबको इक्वल इक्वल जमीन दे दो। पॉसिबल ही नहीं है कट। ठीक है, यही सब बात बोलेगा। ठीक है। अब एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सबसे पहले दिया था हीगल, इसका गुरु ही दिया था। लेकिन हीगल ही सर्वप्रथम यही दिया था सिद्धांत, लेकिन इसके विचार में बदलाव कर दिया मार्क्स और अपना दिया। मार्क्स बोलता है कि मेरे गुरु हीगल उल्टे पैर खड़ा थे, तो मैंने उनको सीधे पैर खड़ा कर दिया। गुरुए का मजाक उड़ा दिया। हाँ, जो हीगल है वो इस जो सिद्धांत में सामाजिक चेतना पे बल दिए, लेकिन मार्क्स जो है भौतिक पदार्थ पे बल दिए। कहने का मतलब हीगल बोल रहा था, कोई आदमी सोचेगा कि बेरोजगार है तो पहले सोचता है कि हम बेरोजगार हैं, फिर उसके बाद उसका उपाय निकालेगा। मार्क्स कहता है अरे सोचेगा कहाँ है, वो बेरोजगारी तो उसको दिखाई पड़ेगा, हमको पैसा का समस्या हो रहा है, तब ना कोई उपाय निकालेगा। सोचने से क्या होता है, उसको फील होने लगेगा, तो उसे एक स्टेप आगे बढ़ के बोला था। कुछ दोनों बात तो बराबर ही ना पड़ा। नहीं, एक स्टेप पीछे बोल रहा है, एक स्टेप ही आगे बोल रहा है। ठीक है। और उसके मार्क्स के अनुसार क्या है, विचारवाद क्या है, पूंजीवाद। मार्क्स बोलता है 3 चरण होता है, एक होता है विचारवाद, फिर उसके होता है प्रतिवाद, फिर होता है साम्यवाद। तो मार्क्स पहले कौन सा विचार दिया, पूंजीवाद का। बोला पूंजीवाद के खिलाफ कौन आएगा, सर्वहारा, मतलब मजदूर लोग आएगा। फिर अब इस दोनों में क्या होगा, लास्ट में संवाद, मतलब बातचीत होगा, तो वही बातचीत हो गया, दोनों मिल के रहेगा, तो वही हुआ साम्यवाद। ठीक है। तो बताओ, अगर मार्क्स के अनुसार पूछा जाए वाद क्या है, समाजवाद की पूंजीवाद, तो पूंजीवाद। पूंजीवाद। ठीक है। तो यही चीज़ है। तुमको भी मौका मिले तो मार्क्स के बारे में पढ़ना। ठीक है। अच्छा, कार्ल मार्क्स किस सिद्धांत के माध्यम से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाना चाहा। वर्ग संघर्ष कि दो लोगों में संघर्ष होगा, तो यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ना, डायलैक्ट्रिकल मैटेरियलिज्म, इसी के माध्यम से कि जहाँ पे दो लोग होगा वहाँ पे झगड़ा होगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनाया गया द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसके विचारों से प्रभावित था, हीगल के ही ना विचार को ही बदल के अपने गुरु के उल्टे विचार पे पैर किया से सीधे पैर था। कर दिया। सर्वप्रथम किसने द्वंद्वात्मक सिद्धांत का विचार दिया, तो प्लेटो। सबसे पहले प्लेटो दिया, फिर हीगल आया, फिर मार्क्स आया। ठीक है। विंडो सर बात कोई दे देगा। अब जो है, क्या कार्ल मार्क्स ही थे क्या, और लोग भी तो थे रशिया में। क्रांति में क्या किए, बौद्धिक क्रांति किए, समाजवाद का प्रसार किए पूरा दुनिया में। जो समाजवाद के ऊपर क्या लिखे, बुक लिखे। ठीक है। इसमें से बहुत सारा बुक दिया हुआ है तुमको, तीनों वो एनसीईआरटी में दिया, बाकी एक्स्ट्रा भी हम कर देते। तीन में तुमको हम बता देंगे कौन कौन से। ठीक है। एक तो ये है, टॉलस्टॉय का बुक पूछता है गांधी जी इन्हीं से प्रभावित थे, किस तरीके से तुमको हड़ताल करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए, गांधी जी टॉलस्टॉय से ही सीखे थे। इसके बुक का नाम है वॉर एंड पीस, और एक है अन्ना करीना। टॉलस्टॉय का बुक का नाम है। कैसे याद रखेंगे, तो टॉलस्टॉय को याद करने का ट्रिक है टॉय मिलेगा तो तुम वार करेगा, गर्जिन से नहीं, पीस रखेगा। फिर टॉय किससे मांगता है, तो अम्मा से, अन्ना से मांगेगा, अन्ना टॉय देना। ठीक है। फिर है टुर्गनेव, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये सही है। इसका बुक का नाम है फादर एंड सन। ठीक है ना, फादर एंड सन। टुर्गनेव की याद करने का ट्रिक है टूर, फादर और सन कहाँ पे गए, टूर पे गए। फिर मैक्सिकम गॉर्की, इसके बुक का नाम है मदर मैक्सिम गॉर्की, मदर मैक्सिम गॉर्की। कई बार सीधे ऐसे दे देगा ऑप्शन में, मदर मैक्सिम गॉर्की किसकी बुक का नाम है, तो मैक्सिम भी नहीं नाम देगा तो गॉर्की दे देगा। ठीक है। बुकानन के बुक का नाम क्या चीज़ था, तो फ्रीडम एंड स्टेट। तो बोका को फ्रीडम और स्टेट चाहिए। ठीक है। फिर है यहाँ पे, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखो, आर.एस. अवस्थी, ये इंडियन राइटर है, ये 3 वो बुक लिखा है। लास्ट पेज में जाके देख लेना अपना एनसीईआरटी में।
ये बुक का नाम इसका रशियन रिवॉल्यूशन। इसके बुक का नाम है लेनिन। लेनिन है ना, आगे आएगा, रशिया में क्रांति करेगा, उसी के ऊपर लिखा हुआ है लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट। और एक है रेड रिवॉल्यूशन। तो रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन इज लाइफ एंड हिज थॉट, लेनिन के ऊपर रेड रिवॉल्यूशन कौन लिखा? आर.एस. अवस्थी। तो आर.एस. अवस्थी आर नाम से दो बुक लिखा हुआ है, एक रशियन रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, और लेनिन के ऊपर लिखा हुआ है। इसे याद कर सकते हो। एस डी विद्यालंकर, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे भी याद रखना। इंडियन है। एस डी विद्यालंकर, ये लिखा है द बर्थ ऑफ रसिया। रसिया का बर्थ कैसे हुआ? अरे सोवियत स्टेट ऑफ रसिया, सॉरी रीबर्थ लिखा हुआ है, पे बर्थ लिख दिया है सिर्फ। रसिया का रीबर्थ कैसे हुआ क्रांति के बाद? द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया, द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया। सोवियत हम पढ़ाएंगे क्या होता है वहाँ पे, तो बताएंगे, उसी के ऊपर बुक लिखा है। सोवियत यूनियन उसका नाम भी है ना। तो कैसे याद रखेंगे? विद्यालंकर का तो दोनों में लास्ट में रसिया रसिया है। ऐसे ही विद्या पाने के लिए डॉक्टर लोग कहाँ जाता है? रसिया जाता है। के लोग मार रहा है ठीक है, चलो ये हो गया। लुइस ब्लांक, ये भी इम्पोर्टेंट है। लुइस ब्लांक के बारे में पढ़ाए थे सर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर लिखा था ये। सेंट साइमन, ये तुम्हारे में नहीं, लेकिन हम लिख दिए न्यू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, न्यू क्रिश्चियनिटी, न्यू क्रिश्चियनिटी। सेंट है तो सेंट लोग क्या बोलेगा? क्रिश्चियनिटी के बाद बोलेगा संत लोग। ठीक है, लुइस ब्लांक लिखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, याद हो गया? ठीक है, तो ये है बुक लोग। अब क्या है, अब हम लोग देखो कहाँ पे हम लोग टॉपिक को क्लियर कर लिए, जिस दिन थे यहाँ पे समाजवाद का अर्थ समझ गए, समाजवादी विचारधारा समझ गए, समाजवादी पार्टी समझना है। ठीक है, पार्टी कौन कौन सा बना समाजवाद के लिए? समाजवाद आया, विचारधारा फैलाया, लेकिन पार्टी भी तो बनना चाहिए, खाली विचारधारा फैलाने से थोड़ी होगा। ठीक है, तो समाजवाद का समर्थन दो स्तर पे होगा, एक तो वैश्विक स्तर पे, एक रूस में। ठीक है ना, वैश्विक स्तर पे यूरोप में क्या हो रहा था, समाजवाद के लिए कौन कौन सा पार्टी बना, रूस में क्या हो रहा था। ठीक है ना, तो वैश्विक स्तर पे समाजवाद का समर्थन दिया हुआ है, देख लेना बुक में। पहले बना फर्स्ट इंटरनेशनल, बना एक पार्टी, सम्मेलन हुआ, जिसको हिंदी बोलेंगे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसका स्थापना किया था कार्ल मार्क्स। हुआ कब था? 1864 में। ये कहाँ पे? लंदन में। इसी में प्रमुख नारा दिया गया कि अधिकार बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य बिना अधिकार नहीं। मतलब आप किसी को राइट नहीं दोगे तो उसको ड्यूटीज़ कैसे दे सकते हो? आप किसी को ड्यूटीज़ दे रहे हो तो उसको राइट कैसे दे सकते हो? अधिकार बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य बिना अधिकार नहीं। 1864 में कार्ल मार्क्स ये लाया था, ये स्थापना किया था। यही समाजवादियों का प्रथम सम्मेलन है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल। ठीक है, फिर दूसरा होगा 1889 में सेकेंड इंटरनेशनल, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, फिर सम्मेलन होगा। ठीक है, 14 जुलाई 1889 को। ठीक है, पेरिस में हुआ था, पहले 1864 में, दूसरा 1889 को। इसमें 20 देशों का 400 प्रतिनिधि आदमी लोग क्या किया? भाग लिया इस सम्मेलन में, 20 देशों का। मतलब ये बात साबित कर रहा है कि अब समाजवाद को पूरी दुनिया मान रहा है। ठीक है, इसकी ओर झुक रहा है। जैसे देश में एग्जाम्पल, अब उतना एग्जाम्पल तो हमको नहीं पता है उतना। ठीक है, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है हमको। 20 देश के नाम खोजेंगे गूगल पे जाके, जो बुक में दिया वही काफ़ी है। यहाँ पे देखो, इसमें बहुत सारा सेकेंड इंटरनेशनल में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में बहुत सारा काम हुआ। पहला काम हुआ, इसी में मजदूर 8 ही घंटा काम करेगा, ये तय हुआ कि अब से जो भी पूंजीपति लोग हैं 8 ही घंटा काम करेगा मजदूर। तो मजदूर की बात हो रही है ना। दूसरा इंटरनेशनल संघ में क्या बात हुआ कि 1889 से अब से हर एक मई को ये घोषणा किया गया कि मजदूर दिवस मनाएंगे हम लोग। ठीक है, और तीसरा घोषणा ये था इसमें कि सैन्यवाद और युद्ध के खिलाफ आंदोलन होगा, कि अभी सब ख़त्म करो, इससे मजदूर ही सबसे ज़्यादा पीस आता है। ठीक है, चौथा, इसमें सचिवालय स्थापना किया गया ब्रुसेल में। मजदूरों के लिए जो संगठन बनेगा, इसका स्थापना किया गया कि इसका सचिवालय कहाँ रहेगा?
ब्रुसेल में। ब्रुसेल का रशिया? नहीं, ब्रुसेल जगह है, पता नहीं कहाँ पर है, ठीक है, रसिया में होगा हमको लग रहा है, ठीक है। तो अच्छा, तुमसे पूछे ना, ये मजदूर दिवस में पूछता है कि 1 मई का दिन ही क्यों चुना गया। 1889 को सबसे पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया, हम ये बात समझ रहे, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में। लेकिन ये जो है 1 मई का दिन ही क्यों चुना गया, तो सुनो, 1 मई का दिन क्यों चुना गया। हुआ था क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिका में 1861 में मजदूर लोग अपने काम का घंटा को निश्चित कराने के लिए हम लोग 8 घंटा ही काम करेंगे, ये मांग रख रहा था, ठीक है ना, लेबर लोग। लेकिन यहाँ पे गोली चला दिया गया मजदूर। हाँ 1 मई को। यही 1 मई को उसकी याद में क्या किया गया, मजदूर दिवस हम लोग 1889 को घोषणा किए। घटना हो रहा अमेरिका में 1861 में, लेकिन उसकी याद में क्या किया गया, 1889 में 1 मई को मजदूर दिवस बना दिया गया भारत में भी आगे चल के जब समाजवाद का प्रसार होगा, फैलेगा समाजवाद विचार, तो 1923 में सबसे पहली बार मजदूर दिवस मनाया जाएगा भारत में भी, आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये दो वो हुआ भी मजदूर दिवस, भले मजदूर कर रहा है, ये दो वो हुआ अभी समाजवाद के लिए वैश्विक समर्थन। एक तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 में, एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 में। क्या क्या काम हुआ, क्या क्या डिसीजन हुआ, ये सब भी देख लिया। और तीसरा जो है कि ब्रिटेन में भी पार्टी बनने लगा 1905 में, 1905 में ब्रिटेन में जो है, लंदन में, ब्रिटेन में जो समाजवादी लोग हैं वहाँ पे, या फिर ट्रेड यूनियन जो है, वो लोग मिल के लेबर पार्टी बनाया ब्रिटेन में, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि समाजवाद क्या हो रहा है, पूरा फैल रहा है, ठीक है। तो इंग्लैंड जर्मनी में मजदूर लोग कई सारा संगठन बनाया, प्लस कोर्स बनाया, यानी कि फंडिंग, पैसा जमा करने वाला कोर्स बनाया। काम के घंटे में कमी हो इसके लिए आवाज़ उठाया, मताधिकार का आवाज़ उठाया कि मजदूर लोग को क्या मिले, वोट गिराने का राइट मिले। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। जर्मनी में एक पार्टी बना समाजवाद को फैलाने के लिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। फ्रांस में बना सोशलिस्ट पार्टी। अब ब्रिटेन में बना था 1905 में लेबर पार्टी। ये सब क्या दिखा रहा है कि वैश्विक स्तर पे लेबर लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, नहीं, समाजवाद का विचार चेंज हो रहा है, आ रहा है। तो पहला पढ़े थे 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल। दूसरा पढ़े थे 1889 में सेकेंड इंटरनेशनल, जो कि लंदन में, पेरिस में हुआ था, और 4 डिसीजन दिया गया था। फिर 1905 में पढ़े थे कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी बना, फिर जर्मनी में बना था सोशलिस्ट पार्टी, फिर फ्रांस में बना था सोशलिस्ट पार्टी, फिर जर्मनी में बना था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और फिर इंग्लैंड, जर्मनी, ऐसे जगहों में क्या हो रहा था, बहुत सारा संगठन, पैसा जमा हो रहा था, काम के घटने को लेकर मांग हो रही थी, और वोटिंग राइट का मांग किया जा रहा था, ठीक है। ये तो हो गया पूरा वैश्विक स्तर पे। लेकिन रूस में क्या हो रहा था, मेन तो रूस है, तब रूस की बात है, ठीक है। लेट हो रहा है तुमको, 9 बजे में 10 मिनट बाकी, ये वाला कर ले रहे, ठीक है। देखो, चलो यहाँ देखो, राजनीतिक पार्टी रूस में। तो रूस में क्या था ना कि 1914 से पहले तक रूस में पार्टी बनाना बैन था। जब वहाँ पे जार का शासन खत्म होने लगेगा, राजा का, वहाँ पे जार निकोलस का, फिर वहाँ पर क्या है, जो समाजवाद का विचार क्या है, फैलने लगेगा, तो वहाँ पे पार्टी बनेगा फिर बाद में और भी। लेकिन उससे पहले भी कुछ पार्टी बन चुका था रूस में, जो समाजवाद का क्या कर रहा था, विचारधारा को फैला रहा था। पार्टी बैन है तो इंडिया में भी तो बना, HRA, HSRA, क्रांतिकारी संगठन कैसे बना, चुपके से बना, ठीक है। तो देखो, तो रूस में सबसे पहले क्या हुआ ना कि रूस में सबसे पहले जो पार्टी बना, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, 1898 में, जगह का रूस में। ये पार्टी का इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी। ये जो पार्टी बनाया था, प्लाखानेव नाम का एक आदमी था, प्लाखानेव, ठीक है। 1898 में बनाया। ये जो पार्टी है, शहर है ना, शहर में वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव था। ये सरकार के खिलाफ गैर कानूनी काम भी किया, हड़ताल किया, प्रोटेस्ट किया, तोड़फोड़ भी किया। ये जो है मेनली जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी है, इसमें मेनली जो था तुमको
श्रमिक लोग ही था, जबकि वहाँ पे तो किसान भी परेशान है। तो ये बताएंगे। तो ये था बनाया गया पार्टी किसके द्वारा? श्रमिकों के द्वारा। श्रमिक। उसके बाद क्या हुआ? श्रमिक मतलब श्रमिक मतलब मजदूर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पार्टी है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, 1903 में इसमें विभाजन हो जाता है विचार को लेके। RSDWP शॉर्टकट में लिखे हैं, ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी को इसमें 1903 में विभाजन हो गया। दिन का तिगड़ा काम बिगड़ा। अब इसमें दो वो विचारधारा आता है, एक होता है बोल्शेविक, एक होता है मेंशेविक। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल क्वेश्चन आएगा इससे, बोल्शेविक और मेंशेविक से। देखो ये तो फ्रांस में भी था ना? नहीं, एक है बोल्शेविक और एक है मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ होता है माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक। मेंशेविक का अर्थ होता है मेजोरिटी यानी कि बहुसंख्यक। कैसे याद कर सकते हैं? तो मैन मतलब क्या? बहुत। मैन तो बहुत लोग हैं, मैन बहुत लोग ऐसे याद कर सकते हैं। मैन बहुत लोग हैं तो बहुसंख्यक। जो बोल्शेविक है इसका विचारधारा था कि क्रांति आना चाहिए, लड़ाई पीट करके अपना हक लेना चाहिए, वर्ग संघर्ष होना चाहिए। प्लस ये बोला था कि बोल्शेविक लोग कि पार्टी सभी के लिए खुला नहीं होना चाहिए, सभी को पार्टी में भर्ती नहीं कर लेना चाहिए। ये नहीं कि जिसको कुछ करने नहीं आ रहा आंदोलन करने, इसको पार्टी में शामिल कर लो। जिसको आंदोलन करनी है पार्टी में उसी को रहना चाहिए। क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। ये बात बोला, मतलब कि ज़्यादा भीड़ बढ़ाने से क्या मतलब है पार्टी में? पार्टी ऐसा होना चाहिए जो अनुशासन होना चाहिए और सभी के लिए खुला नहीं होना चाहिए, नॉट ओपन फॉर ऑल। ठीक है ना? इसका नेता कौन था? लेनिन। अच्छा भाई, लेनिन। हाँ लेनिन है, आगे यही क्रांति करेगा। बोल्शेविक का नेता कौन था? लेनिन। यही आगे क्या लाएगा रशिया में? समाजवाद। जबकि मैनसेविक था यह चाहता था, इसका अर्थ है मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक, मतलब बहुत सभी लोग को शामिल करो, भले आए चाहे नहीं आए, सीखिएगा कैसे, सभी को शामिल करो। तो ये चाहता था कि धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए कहीं पर भी। ठीक है, ये क्रांति का सीधे बात करता था। ये बोला पार्टी सभी के लिए खुला रहना चाहिए। विलिंग टू वर्क विथ मिडिल क्लास, ये मध्यम वर्ग के साथ भी मिलकर काम करना चाहता था। मतलब कि जो पढ़ा लिखा है उसके साथ भी जो मध्यम वर्ग है, अमीर गरीब, उसको भी शामिल करो। ये चाहता था नहीं बस सत्ता किसके, मतलब श्रमिकों का आती है ना मामला, तो श्रमिकों को बस शामिल करो, बोल्शेविक बोलता। लेकिन ये चाहता सभी को शामिल करो। इसका नेता कौन था? जूलियस मार्टोव। तो यहाँ पे देखा, ये जो पार्टी था जो मजदूरों द्वारा बनाया गया था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी 1898 में इसमें विभाजन हो गया। 1903 में इसी में से एक बना था बोल्शेविक, मेंशेविक। और ये सब चीज़ समझ गया। लेकिन देखा एक तरफ और लिखे ऐसे करके कि ये तो वर्कर द्वारा बनाया गया था, मजदूर के द्वारा, लेकिन वहाँ पे किसान भी तो परेशान था। ज़मीन पे किसी का काम कर रहा है, उसको ज़मीन का अधिकार नहीं मिल रहा है। जबकि किसान लंबे समय तक काम करेगा किसी ज़मीन पे तो उसका उस पर भी अधिकार होगा, कर लगातार टैक्स पे कर रहा है वो तो। ठीक है, तो ऐसा था पहले। और उसको लगान भी उससे बहुत लिया जा रहा है, बहुत परेशान था। तो किसान लोग भी अपना एक पार्टी बना लिया था। उस किसान लोग की पार्टी का नाम क्या चीज़ था? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी किसका था? तो बोलना किसान लोग का। तो यह पार्टी किसके द्वारा बनाया गया था? किसान के द्वारा। ये कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव था? गाँव में। ये मजदूर के द्वारा नहीं, इसका किसान के द्वारा बनाया गया। इसका मानना था, इस पार्टी का मानना था कि क्रांति जो है मजदूर लाएगा, इस पार्टी का मानना था कि क्रांति जो है किसान लाएगा। ये बोलता था किसान ही तो वास्तव में क्या है? समाजवादी है। वो लोग अपना ज़मीन को बांट बांट के काम करता है। ठीक है, अच्छा और देखो, अच्छा जो लेनिन है ये नहीं चाहता है कि किसान को अपने पार्टी में शामिल करे। क्यों? तो इसका कारण बताते हैं। देखो, लेनिन का किसान और मजदूर के प्रति क्या विचार था? देखो, लेनिन सोचता था कि किसान कभी एकजुट नहीं हो सकता है। कोई किसान है उसके पास बहुत ज़मीन है, कोई किसान है वो खुद ही मालिक है उस ज़मीन का, कोई किसान है उसके पास क्या है? कम ज़मीन है,
एक जैसे किसान के पास ज़मीन थोड़ी होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, कोई ऐसा किसान होगा किसी के खेत में काम कर रहा होगा, कोई ऐसा किसान होगा किसी और को खेत में रखवा के काम कर रहा होगा। तो ऐसे आंदोलन किसके द्वारा होता है? जब लोगों में एकजुटता हो। हम आंदोलन क्यों हुआ? कल आपस में एकजुटता था। नहीं होगा तो ऐसे होगा आंदोलन? नहीं। लेनिन यही सोचता था कि किसान कभी आंदोलन नहीं कर पाएंगे, इसी कारण इसको अपने पार्टी में नहीं शामिल करना चाहता था। ठीक है। किसानों के सवाल पे समाजवादी लोकतांत्रिक यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स लेनिन से सहमत नहीं थे। ये बोले कि तुम ये गलत बोल रहा है, किसान भी कर सकते हैं। ठीक है। ये जो प्लेखोनेव के बारे में बताए थे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे यही है। प्लेखोनेव रूस का पहला साम्यवादी था जो रूस में जार शाही यानी कि राजा को शासन को समाप्त करके साम्यवादी शासन स्थापना करना चाहता था। प्लेखोनेव भी तो स्थापना किया था 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, और उसके ठीक है, तो वही प्लेखोनेव RDSWP। ठीक है। अच्छा, एक और पार्टी भी बना था रूस में कि रूस में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर पार्टी, ईबान में आंदोलन के बीच में बनेगा रूसी श्रमिक सभा। ठीक है। कैसे याद रखेंगे? 3 में विभाजन हुआ, उसके 1 साल बाद ये रूसी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर, ठीक है, रूसी श्रमिक सभा। और एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहे हैं कि 1914 से पहले तक तो कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाना रूस में क्या चीज़ था? गैर कानूनी, रशिया में। और यहाँ पे देखो 1914 तक यूरोप में कितना पार्टी बना, बहुत सारा पार्टी बना, देखा नहीं? ब्रिटेन में बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा है, बहुत जगह पार्टी बनेगा, बहुत सारा पार्टी बना, लेकिन चुनाव में नहीं जीत पा रहा था कहीं पर भी। साम्यवादी लोग भी चुनाव लड़ रहा था लेकिन जीत नहीं पा रहा था। तो क्या हम मान लें कि साम्यवादी विचारधारा फेलियर है जब चुनाव में नहीं जीत पा रहा है? तो चुनाव में जीतना ही किसी का मूल्यांकन थोड़ी ना कर सकते हैं। वो और भी जो वहाँ पे लेबर लोग का बात है संसद में पास करवा रहा था प्रेशर डाल के, लेकिन मेनली चुनाव में कौन जीत रहा था? सरकार में कौन भूमिका निभा रहा था? जो रूढ़िवादी था वो लोग, उदारवादी था वो लोग, रेडिकल था वही लोग, रेडिकल लिबरल वही ना। वही लोग का दबदबा था। समाजवादी लोग पीछे से या बीच बीच में मजदूर की बात करके मजदूर का भला करवा रहा था संसद में, लेकिन दबदबा था उसी लोग का। ठीक है। तो यहाँ पे रसिया में 3 पार्टी देखें। ठीक है। रसिया में क्या किए? 3 पार्टी। एक तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, फिर देखिए 1903 में कैसे विभाजन हो गया बोल्शेविक मेंशेविक में, और फिर किसान द्वारा बनाया गया था सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है। और वो पार्टी और बना था कौन रशिया में? समाजवादी को, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर असेंबली ऑफ रशियन वर्कर। तो जब हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे ना तो इसमें यही पार्टी का कमाल रहेगा। यही पार्टी लोग क्या करेगा? रशियन रिवॉल्यूशन करेगा। उसमें भी सबसे अधिक कौन करेगा? बोल्शेविक, लेनिन वाला पार्टी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चलो ये रहने दो यहीं तक, क्या यहीं तक रहने दिया जाए।